हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। दिस इज राहुल। 21 नवंबर का करेंटली का एपिसोड लेकर आया हूँ। टोटल 7 आर्टिकल्स हम एनालाइज करेंगे वन बाय वन, और सारे आर्टिकल्स आज द हिंदू से हैं। कुछ आर्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, स्पेशली दिस वन जो आपके स्क्रीन पे है। इसको हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, एंड प्रीलिम्स के लिए स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से जजमेंट कह लो, या जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जिसे यूज़ किया गया है उसके थ्रू जो आया है उसको रिवाइज भी करेंगे। ये पूरा मामला देखेंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट और जो आर्टिकल्स हैं, मेंस इनरिचमेंट भी है। पर इससे पहले मैं मैप को लेकर कहना चाहूँगा। मैप को लेकर जो रिस्पॉन्स आया है, मैं इतना ओवरवेलम्ड हूँ। इतने सारे बच्चों ने, आई मीन, इससे शो होता है कि कितना भूख है, दैट विल टू डू इट एनी हो। मतलब कि एक तो भरोसा है कि सर करवा रहे हैं, करेंगे, ओके, एंड देन जो डेडिकेशन है, जो विल पार है आप लोगों के अंदर, जो इंथुजियाज्म है आप लोगों के अंदर, ये सारी चीज़ें बहुत सराहनीय है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैं चाहूँगा आप सबका क्लियर हो। लेट अस सी क्या होता है, बट कंसिस्टेंसी मत छोड़िएगा। कल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दिया, आज जो है मैं आप लोगों को एक अलग होमवर्क दे रहा हूँ। मैप जो है आपको वो आ जाएगा ग्रुप लिंक पे, मैं जो शेयर करता हूँ। आपको पता है हमारा जो ये सबसे बड़ा ग्रुप है, जो मेन ग्रुप है हमारा, उस पर मैं पीडीएफ आपको इंक्लूड कर दूंगा। एंड आज का होमवर्क है, सिंपल है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि आपको ना जितने भी इंडिया में मेन एंड बायोस्फीयर, माफ कीजिएगा, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इंडियन मैप लेना है जिसको मैं शेयर कर दूंगा। जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ना, उसके टोटल 18 है। उसमें से जो है कुछ मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, उनके नेम्स होने चाहिए, आपको लोकेट करना है। एंड प्लस हर एक बायोस्फीयर रिजर्व से 2 इंपॉर्टेंट स्पेसीज, मैं आपको ये बताऊंगा क्यों मैं ये करवाता हूँ। हर एक बायोस्फीयर रिजर्व से 2 इंपॉर्टेंट, जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट स्पेसीज हैं, एनिमल स्पेसीज, वो आपको लिखना है, ठीक है। और वो आज आपको दिखाना है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वाला जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन देने वाला था, उसके पीछे आज नहीं दे पा रहा हूँ। उसके पीछे एक रीज़न है कि मुझे नेक में इशू हो रहा है फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज, और मुझे फिजियोथेरेपी लेनी पड़ रही है लगातार। तो उस चीज़ को देखते हुए जो है आई वॉज थिंकिंग कि इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो बना दूं, और सारे क्वेश्चंस जो है ना, जो ऐसे टॉपिक्स आएंगे उनको आपको प्रैक्टिस करवा दूं। तो मैं आप लोगों से थोड़ा वक्त चाहता हूं, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें अच्छे से करवाऊंगा। मेरे लिए बैठना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लगातार मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स तो ना ही छूटे, बट जो होमवर्क है वो चलता आ रहा है, अगर स्टार्ट हो गया तो वो चलता रहे, एंड उसमें कोई स्टॉपेज नहीं होनी चाहिए। और जो वैल्यू एडिशन होगा और पीवाईक्यू प्रैक्टिस तो मैं करवा ही दूंगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो संडे को मैं क्या करूँगा, जिन टॉपिक्स पे ये होमवर्क हो रहा है ना, उनको मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा और हमारे चैनल पे इसको डाल दूंगा, तो आप उससे वैल्यू एडिशन कर लोगे। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने मैप बनाया, जिस तरह से फाइन डिटेलिंग की है, एक एक चीज़ को शो किया है, कई बच्चों ने जो ट्राइब्स को शो किया है, मुझे इतना अच्छा लगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है। हाँ, पीवाईक्यू प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वैल्यू एडिशन अगर होगा तो वो भी करा दूंगा, और प्रैक्टिस भी, मतलब कि रिवाइज भी करा दूंगा, ठीक है। आज आपका होमवर्क है, मुझे फिर से कहना है कि इंडिया में जो स्टेट वाइज आपको इंडियन मैप पे, जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, उसको शो करना है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं 18, उसके लोकेशंस को, उसके नेम को आपको बताना है। प्लस जो दो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो भी वहीं पे आपको लिख के शो करना है, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स हमारा अच्छे से हो गया है। लक्षद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता है मुझे, क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आपको लक्षद्वीप का भी स्पेशली करना है तो कर लीजिएगा, बट अभी के लिए, आज के लिए यही होमवर्क है आपका, ठीक है। चलते हैं आज के पहले आर्टिकल पे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सो आपको पूरा कंटेक्स्ट पता है। 8 अप्रैल को एक जजमेंट आया था। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने की 2 जज बेंच बैठी थी, एंड आर्टिकल 142 को यूज करते हुए, जो कि आर्टिकल 142 क्या है, कंप्लीट जस्टिस, इसको यूज करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल जजमेंट थी, जिसमें क्या कहा था कि जो गवर्नर है या जो प्रेसिडेंट है, उनको एक टाइम लिमिट के अंदर बिल को पास कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जजमेंट, इसी जजमेंट पे 142 आपके समझ आ गया। अब हम आते हैं जो कि कंप्लीट जस्टिस है। इस पावर को यूज करते हुए 2 जज बेंच ने ये जजमेंट दी थी, ठीक है। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आपने इस टॉपिक पे बहुत बार आर्टिकल्स देखे होंगे। देन 2 जजेस बेंच के जजमेंट के बाद हमारे प्रेसिडेंट ने 143, आर्टिकल 143 को यूज किया,
एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मांगा सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। अब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो बैठता है वो 5 जज या उससे ज़्यादा बेंच बैठता है, ठीक है। तो वो 5 जज बेंच बैठी और जो हमारे प्रेसिडेंट ने 14 क्वेश्चंस पूछे, उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स में से एक कंक्लूजन निकल के आएगा कि जो बिल जाती है गवर्नर के पास उस पर मतलब कि क्या टाइम बाउंड है या नहीं है, यही हम आज डिस्कस करेंगे। और आर्टिकल 145 में क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि 5 जो है एटलीस्ट होने चाहिए जब कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस होना चाहिए। नंबर ऑफ जजेस की मैं बात कर रहा हूँ जब प्रेसिडेंट ऐसा करेंगे, अपने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को यूज करेंगे, मिनिमम 5, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 जज बेंच थी 142 एंड आर्टिकल 143 इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एंड 143 क्लॉज 3, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। रिवीजन हो रहा है साथ साथ। अब जो जजमेंट आई उस पर हम आते हैं। जजमेंट कह लो या कह लो जो एडवाइजरी ओपिनियन जो है शेयर की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको हम देखते हैं, ठीक है। टू बी प्रिसाइज इसको जजमेंट नहीं कह सकते हम। तो सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड इट्स एडवाइजरी ओपिनियन ऑन द 16th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। देखो ये 16वां प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, पहला नहीं है, फिर 5-15 बार हो चुका है, ठीक है। 2G केस में भी हुआ था। विच अरोज आफ्टर द तमिलनाडु केस वेयर द कोर्ट हैड इन्वोक्ड डीम्ड एसेंट ड्यू टू द गवर्नर्स प्रोलॉन्ग डिले इन द एक्टिंग 10 बिल्स। अब देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट और जो गवर्नर है उसके बीच में टसल चलता आ रहा है ओवर द ईयर्स, आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा। तो जो तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास करके भेजती है ना गवर्नर, उसको वो प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए रख लेते हैं या डिले करते हैं। तो जो जजमेंट आया था 8 अप्रैल को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जैक्ट डेट आप लोग देख लीजिएगा, तो उसमें क्या कहा गया था कि अगर एसेंट नहीं देते हैं ना गवर्नर बिल को, तो उसको मान लिया जाएगा कि वो पास हो गया। तो ये SOP सेपरेशन ऑफ पावर के अगर देखें कंटेक्स्ट में, तो ऐसा लग रहा है कि जुडिशरी जो है ना, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिकली नहीं बताया, उसमें इंक्रोच कर रही है एंड जो लेजिस्लेटिव पावर है उससे ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इसको जुडिशियल ओवररीच के एग्जाम्पल में भी हम यूज कर सकते हैं। फाइन। सो अगर बिल पास नहीं होगा, एक तो टाइम फिक्स होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था 2 जज बेंच ने, एंड प्लस उसके साथ साथ कि एसेंट भी हो जाएगा। अब इसी पे क्या आया, दिस क्रिएटेड अनसर्टेनिटी ऑन 3 कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज। फाइन। क्या कि कैन गवर्नर्स एंड द प्रेसिडेंट बी बाउंड टू द स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस। पहली बात तो टाइमलाइंस फिक्स होगी किसी बिल को लेकर जो वो पास देखो कोई भी बिल जो है तभी एक्ट बनता है जब प्रेसिडेंट या गवर्नर उसको साइन करते हैं, ठीक है। हाउसेस से पास होता है, चाहे लेजिस्लेचर में 1 या 2 हाउस हो, और पार्लियामेंट में तो 2 हाउस है ही, तभी ये क्या कहते हैं बिल जो है एक्ट बनता है। तो क्या टाइमलाइन फिक्स है? ओके, पहला क्वेश्चन। देन कैन कोर्ट्स क्रिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड एसेंट। डीम्ड एसेंट क्या मतलब हुआ, समझ लिया जाए कि अगर गवर्नर ने साइन नहीं किया एक पार्टिकुलर बिल जो उसको भेजा गया है फ्रॉम द लेजिस्लेचर, तो उसको अगर साइन नहीं किया तो उसको मान लिया जाए एक समय के बाद कि वो पास हो गया है, ठीक है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज कैन जुडिशियल डायरेक्शंस ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन अंडर द आर्टिकल 200 एंड 201। क्या जुडिशियल डायरेक्शन ओवरराइड कर सकता है? अब हम देखेंगे आर्टिकल 200 201 क्या है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पहले कर ही लेते हैं। तो आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, प्रेसिडेंट में सीक द सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी ओपिनियन ऑन द इंपॉर्टेंट लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। प्रेसिडेंट है वो पूछ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, कि उनको अगर ओपिनियन चाहिए, एडवाइस चाहिए, वो आर्टिकल 143 के अंदर पावर दे दिया गया है टू दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जस्ट गिव मी अ मिनट।
एक्सट्रीमली सॉरी एवरीवन। रीज़न बीइंग कि मेरे घर में कोई है नहीं अभी, और जो है मेड जो आती है उनकी टाइमिंग अभी हो, इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। चलिए हम चलते हैं। ये आपको 143 समझ आ गया होगा। देन वी विल मूव टू आर्टिकल 200। इसमें क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर के पास जो है ना, आफ्टर लेजिस्लेचर बिल पास करती है तो भेजती है गवर्नर के असेंट के लिए। तो 3 चीज़ें होती है आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग। गवर्नर में एसेंट मतलब कि हामी भर देंगे, विथ होल्ड मतलब कि रिजेक्ट कर देंगे, एंड रिटर्न इफ एनी, रिटर्न कर सकते हैं बिल टू दी लेजिस्लेचर, ठीक है, बट मनी बिल के केस में वो नहीं होगा। और रिजर्व स्टेट बिल, नो टाइम लाइन्स प्रोवाइडेड। आर्टिकल 200 में देखो तो टाइम लाइन फिक्स नहीं, और एक 4 चीज़ें आपने देखी। फर्स्ट थिंग इज एसेंट दे सकता है, विथ होल्ड कर सकता है दैट इज रिजेक्ट, रिटर्न भी कर सकता है बिल गवर्नर, एंड फोर्थ वन इज जो है रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए। और इसके लिए आपको स्पेसिफिकली आर्टिकल 201 देखना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। और टाइम लाइन कुछ नहीं दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कितने समय में करेगा। आर्टिकल 361 जो है ना, इम्यूनिटी देता है टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, जो ऑफिशियल वो डिसीजन लेते हैं। और भी इम्यूनिटीज मिला है, जो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी से जो डिसीजन लेते हैं तो उसमें आपको कोर्ट में नहीं घसीटा जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 142 का तो बता दिया, कंप्लीट जस्टिस का पावर दिया गया है टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फाइन, हम आते हैं इस अब तो आप समझ गए होंगे थर्ड पॉइंट कि कैन जुडिशियल डायरेक्शंस ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन अंडर द आर्टिकल्स 200 एंड 201। तो क्या जुडिशियल डायरेक्शन में मतलब कि डायरेक्शन ओवरराइड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो 5 जज बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्या क्लैरिफाई किया कि जुडिशरी कैन नॉट टाई गवर्नर्स और द प्रेसिडेंट टू फिक्स टाइमलाइंस। पहली चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट है, फिक्स नहीं कर सकता जुडिशरी, ठीक है। जो 5 जज एडवाइजरी बेंच बैठी थी उसने ये कहा है, डूइंग सो वायलेट्स द सेपरेशन ऑफ पावर। आपको पता है सेपरेशन ऑफ पावर इसमें वायलेट हो जाएगा, एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे जो ऑर्गेन्स हैं उसको अपने अकॉर्डिंग जो दिए हैं, मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी दी है टू द लेजिस्लेचर, या कह लो गवर्नर, या जो एग्जीक्यूटिव हैं इसमें प्रेसिडेंट, तो वो एक तरह से उसको आप ब्रीच कर रहे हो। बट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स कैन नॉट इंगेज इन प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है। अब इवेसिव इन एक्शन, सो पॉइंट इज कि आप इनडेफिनेटली नहीं रख सकते हो। हाँ, आपको ये रोक टोक करेगी जो है जुडिशरी। समझ आया ये चीज कि जुडिशरी आपसे कहेगी कितने दिनों आपने, तो यहाँ पे आपके पास फ्रीडम है, बट फ्रीडम जो है ना उसको आप मिसयूज नहीं कर सकते हो, जानबूझ के डिले नहीं कर सकते हो। फाइन, सो कोर्ट्स में डायरेक्ट देम टू एक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम बट कैन नॉट डिक्टेट देयर डिसीजन, ठीक है। सो यही है कि कोर्ट आपको कह सकती है कि आप एक रीजनेबल टाइम में करो, बट ये नहीं है कि डिक्टेट कर देगी कि आपको करना ही पड़ेगा और टाइमलाइन फिक्स ही रहेगी, ठीक है। आर्टिकल 140 कैन नॉट बी यूज 42 कैन नॉट बी यूज टू इन्वेंट डॉक्ट्रिन्स लाइक डीम्ड एसेंट। देखो समझ गए, टाइमलाइन वाली बात है, पहली चीज फिक्स नहीं होगा, एंड दूसरी चीज डीम्ड जो है एसेंट है वो ऐसी कुछ चीजें नहीं होगी, उसको नहीं माना जाएगा जो 2 जज बेंच ने दिया। थर्ड थिंग ये है कि जो थर्ड थिंग क्या है, हाँ, कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर आप डिले कर रहे हो तो जुडिशरी उसमें जाएगी। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी आने, लेकिन वो लिमिटेड है, वो आपको ना बताने आएगी कि जल्दी से बिल पास करो, ठीक है। समझ गए, आपको बहुत अच्छे से ये समझ आएगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट जो है कह सकते हो डिफेंस वेपन्स जो है ना यूएसए ने अप्रूव किया है। हमारे जो रिलेशन है थोड़े बेटर हो रहे हैं, ठीक है। एक तो हमने ऑयल परचेज कल ही कवर किया था, कम कर रहे हैं रशिया से, ठीक है। एंड जो बातचीत भी हो रही है ना हमारे ट्रेड डील जो होने वाली है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, वो भी मतलब कि प्रोसीजर जो है ना वो चाहे स्लो ही हो बट चल रहा है, तो चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो रही है। तो उसी बेसिस पे इंडिया का जो डिफेंस टाई है यूएस के साथ, मैं इस चीज़ को हमेशा ही कहता हूँ और कहता रहूँगा कि वो लॉन्ग टर्म वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला है। चाहे आप इकोनॉमिक टाइज खराब कर लो या डिप्लोमेटिक टाइज जो है थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक है, बट इंडिया का जो डिफेंस टाइज है वो हमेशा स्ट्रेंथन होगा विद द यूनाइटेड स्टेट्स। तो उसी चीज़ में भारत ने जेवलिन मिसाइल खरीदा की ऑर्डर प्लेस किया टू यूएस, एंड एक्सकालिवर प्रोजेक्टाइल। सो बेसिकली जेवलिन मिसाइल क्या है कि एंटी टैंक मिसाइल है जो यूएस से हम खरीद रहे हैं। फायर एंड फॉरगेट इंफ्रारेड गाइडेंस टू डिस्ट्रॉय आर्मर्ड व्हीकल्स एंड हाई एक्यूरेसी, ठीक है।
ये है जेवेलिन मिसाइल। एंड एक्सकैलिबर जो प्रोजेक्टाइल है वो क्या है कि ये यूएस, ये आर्टिलरी सेल है। बस हमें पता होना चाहिए कि एंटी टैंक है मिसाइल और ये आर्टिलरी सेल है। फाइन, इससे ज़्यादा नहीं समझना है, थोड़ा सा अपडेट था इसीलिए इंक्लूड किया। दिस आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर को लेकर है कि इंडिया अच्छे से ग्रो कर रहा है, बट वो ग्रोथ जो है ना सस्टेनेबल होना चाहिए। इसी के रिगार्डिंग टीडीएफ भी दिया है आज का। फाइन, एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इंडियाज फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सेक्टर जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग फूड प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैड सोन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवन बाय टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। सो इंडिया का जो फूड जो फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सेक्टर है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फूड प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स है दुनिया का। एंड उसके पीछे का राज है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, ये इस आर्टिकल में यही है कि सस्टेनेबिलिटी, मतलब आप जो ग्रो कर रहे हैं ना उसको सस्टेन करना है। ग्लोबल मार्केट स्टैंडर्ड्स एंड स्मॉल स्केल फिशरीज, ये सारी चीज़ें साथ साथ आपको लेकर चलनी पड़ेगी। वेलफेयर रिमेन की चैलेंजेस। फाइन, तो एक तरफ तो हम ग्रो कर रहे हैं, इस पे ये आर्टिकल है और यही रिपोर्ट जो है बताएगी। एक अच्छा सा रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट 2024, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये 24 का ही रिपोर्ट है और वर्ल्ड फिशरीज डे हम 21 नवंबर को मनाते हैं। फाइन, ये रहा रिपोर्ट 2024 का ही है। तो ग्लोबल कैप्चर, तो इसका नाम सोफिया रिपोर्ट है। इसमें क्या आया है देखते हैं, इंडिया का ग्रोथ कितना हुआ है, अच्छी बात है, देखते हैं। सो ये आप मेंस के लिए लिख सकते हो और मैंने इसे मेंस पर्सपेक्टिव से ही इस आर्टिकल को इंक्लूड किया और है भी ना ये GS3 में एग्रीकल्चर में ही एक्वाकल्चर हम या फिशरीज को इंक्लूड करते हैं। तो इस पे मेंस पे क्वेश्चन बन सकता है कि इनिशिएटिव्स भी हम देखेंगे, जो परसिस्टेंट चैलेंजेस हैं जो इस आर्टिकल में बात की गई उसको भी देखेंगे और सॉल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबिलिटी कैसे बरकरार रखना है वो देखेंगे। और उसके अलावा जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी बेसिक्स थोड़ा सा देखेंगे और कौन सी रिपोर्ट्स वो पब्लिश करती है। ठीक है, सो इंडिया का ग्रोथ जो है सोफिया रिपोर्ट 2024 में क्या है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर में, उसको हम देखते हैं। सो ग्लोबल कैप्चर फिशरीज जो है वो इतना हुआ है, ग्लोबल है मतलब पूरे दुनिया का। ये ग्लोबल एक्वाकल्चर जो है वो इतना हुआ है, मतलब 130.9 मिलियन सॉरी, एंड 92.3 मिलियन टन जो है ना ग्लोबल कैप्चर फिशरीज हुआ है। ठीक है, देन इंडिया प्रोड्यूस्ड 10.23 मिलियन टन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वाकल्चर का क्या मतलब है, सारे एक्वेटिक को इंक्लूड कर रहे हैं, फिशरीज हम अलग से देख रहे हैं, फिश को अलग से पढ़ रहे हैं। जैसे प्रॉन्स वगैरह होता है ना, समझिए बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, रैंकिंग एमॉन्ग द टॉप ग्लोबल प्रोड्यूसर, इंडिया प्रोड्यूस्ड इतना देखो टन्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है। इंडियाज एक्वेटिक फूड प्रोडक्शन रोज फ्रॉम 2.24 मिलियन 1980s में जो हुआ करता था वो हो गया है 17.4 मिलियन इन 2022-2023 टन्स जो है। सो एक्वाकल्चर इज द की ड्राइवर ऑफ ग्रोथ इनेबल्ड बाय टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन एंड सपोर्टिव पॉलिसी। तीन चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी का यूज अच्छे से, मॉडर्नाइजेशन के तरफ बढ़ना, मतलब ओवरऑल है उसमें एक टेक्नोलॉजी भी एस्पेक्ट आ जाएगा, एंड देन सपोर्टिव पॉलिसी जो गवर्नमेंट कर रही है उसको हम देख लेते हैं। सो ब्लू रिवॉल्यूशन है पहला, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, ब्लू रिवॉल्यूशन भी FAO का इनिशिएटिव है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, मत्स्य सेवा केंद्र एंड किसान क्रेडिट कार्ड एक्सटेंशन, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड एक्वाकल्चर फिशरीज के लिए भी इंक्लूड किया गया, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इंटीग्रेटेड सपोर्ट फॉर फिशरमैन एंड फोकस है डिजिटल इंक्लूजन, ट्रेसेबिलिटी, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइन, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस समझो कि इशूज़ क्या है रिपोर्ट में, बेसिक चीज़ें क्या है अबाउट इंडिया। ठीक है, एंड देन इशूज़ को या चैलेंजेस को हम कैसे एड्रेस करेंगे। फाइन, परसिस्टेंट चैलेंजेस देख लो, ओवर फिशिंग, हैबिटेट लॉस, वाटर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, लो एक्सेस टू क्रेडिट एंड टेक्नोलॉजी फॉर स्मॉल स्केल फिशर्स। ठीक है, एंड देन वीक पोस्ट, सिंपल है, ओवर फिशिंग, हैबिटेट लॉस, वाटर पोल्यूशन, ये प्रॉब्लम है एक्वाकल्चर के लिए, फिशरीज के लिए जो प्रोडक्शन होता है। क्रेडिट नहीं मिलता है, बेसिक चीज़ें, जेनरिक चीज़ें, टेक्नोलॉजी फॉर स्मॉल स्केल जो है फिशर्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, ना तो क्रेडिट ना टेक्नोलॉजी मिल रहा है स्मॉल स्केल फिशर्स। ठीक है, वीक पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बार हार्वेस्ट कर लेते हैं, पता है ना आपको, फिश या एक्वाकल्चर जो है ना वो ज़्यादा देर तक या दिन तक आप उसको रख नहीं सकते हो, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज होनी चाहिए, जैसे कि फेवरेबल होता है इन जो कह लो नदर्न हेमिस्फेयर में जो
नदर्न कंट्रीज हैं, खासकर कनाडा, वहाँ पे तो टेम्परेचर ही इतना लो होता है, इतना फ्रेंडली हो जाता है, ठीक है। तो हम है कहाँ हैं, हम ट्रॉपिकल कह लो, सब ट्रॉपिकल रीजन में हैं। तो हमें और ज़रूरत पड़ती है कोल्ड स्टोरेज की, कि हम उसे रख पाएँ, मतलब कि कैप्चर करने के बाद ज़्यादा दिनों तक, एंड देन फिर उसे बेचें। ट्रेसेबिलिटी एंड ग्लोबल कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स टाइटनिंग। तो एक तो ट्रेसेबिलिटी, ट्रेस करना डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है। एंड दूसरा ग्लोबल कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स की भी जो है वो टाइटन किया जा रहा है, ठीक है। रीजन क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द रीजंस होगा, कि उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, या ओवर फिशिंग की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसमें थोड़ी सी सख्ती दिखाई जा रही है। ट्रेसिबिलिटी मतलब खोजना इनको, प्रोडक्ट्स को इन द वाटर। एंड सस्टेनेबिलिटी इम्पेरेटिव, हम देखते हैं कि ये सेंट्रल थीम है इस आर्टिकल का। सेंट्रल थीम की हम क्या कर सकते हैं कि सस्टेनेबल ग्रोथ जो है उसको बरकरार रखे। ग्रोथ इज स्ट्रॉन्ग बट सस्टेनेबिलिटी मस्ट गाइड द नेक्स्ट फेज। प्रायोरिटी एरियाज ये बोल रहा है। पहला है स्टॉक असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट, स्टॉक जो है उसको एसेस करो एंड मॉनिटर करो, ठीक है, फाइन। देन ट्रेसेबिलिटी सिस्टम्स फॉर एक्सपोर्ट्स, ये भी है, ट्रेसेबिलिटी सिस्टम जो है एक्सपोर्ट्स के लिए उसको बेटर करना है। देन रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एक्वाकल्चर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट पड़ रहा है एक्वाकल्चर पे, उसको डिक्रीज करना है। इंक्लूजन ऑफ स्मॉल स्केल फिशर्स, ठीक है। स्मॉल स्केल फिशर्स के लिए जैसे हमने देखा क्रेडिट नहीं मिल रहा सही से, देन टेक्नोलॉजी उनको उस हिसाब से नहीं मिलती, तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को मतलब कि देखेंगे कि कैसे उनके लिए और बेटर बना सके। जैसे कि किसान क्रेडिट जो कार्ड एक्सटेंड किया गया इन लोगों के लिए, ठीक है। एंड क्लाइमेट रेजिलियंट प्रैक्टिसेस की तरफ हमें मूव करना है, ये तो हमें हर जगह इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। एंड इकोसिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट, ठीक है, बेसिक था। इसी पे आज का TDF का क्वेश्चन है, इसको आप 7 to 9 PM सबमिट कर सकते हो सेम ग्रुप पे। अब हम आते हैं FAO, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN है, एस्टेब्लिश इन 1944, रोम में हुआ था, मतलब हेडक्वार्टर इसका है। मैंडेट है एलिमिनेट हंगर, improve nutrition and ensure food security. Works in agriculture, fisheries, aquaculture, forestry and rural development. जो पब्लिश करता है कि ग्लोबल रिपोर्ट्स में, एक तो सोफिया हमने देख ही लिया, उसके अलावा सोफी जो है स्टेट एंड फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, इस पे भी रिपोर्ट पब्लिश करता है। और इसकी जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स है वो है हैंड इन हैंड इनिशिएटिव, कोडेक्स एलिमेंटेरियस विथ WHO के साथ मिलकर करता है, ये न्यूज़ में भी रहता है, ठीक है। WHO एंड FAO मिलके ये करता है। फॉर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उसके लिए, हाँ बिल्कुल, ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ग्लोबली जो है वो कैसे फॉलो करना चाहिए, उस पर ये आता है, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मतलब कि हमें ये देखना है कि इस आर्टिकल को आपने देखा। अब आप लोगों के लिए हाँ, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर है, FAO सपोर्ट्स इंडियाज ब्लू रिवॉल्यूशन, फाइन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फिशरीज मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंट प्रैक्टिसेस। आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि भारत को FAO कैसे सपोर्ट कर रहा है, कि आज जो एक्वाकल्चर या जो फिशरीज ग्रोथ इतना अच्छे से हम अटेंड कर पा रहे हैं इंडिया में, तो उसके पीछे FAO का भी समर्थन है। अब मुझे आपके पास एक क्वेश्चन है कि FAO क्या यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है या नहीं, आपको ये बताना, ठीक है। आगे चलते हैं। ये है COP30 का अभी मीटिंग चल रहा है। मैंने डिसाइड किया है कि COP30 से रिलेटेड एक प्रॉपर जो है क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, और इंडियन पर्सपेक्टिव से उसे देखें या प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देखें, उन डेवलपमेंट्स को देखेंगे। अभी तो ये मीटिंग अभी फाइनलाइज होगा, तो इसी मीटिंग में एक बयान आया है, जस्ट ट्रांजिशन जो है, इंडिया अर्जेस COP टू अडॉप्ट अ जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म। ट्रांजिशन क्या होता है, बेसिकली मैं समझाता हूँ कि हम ना फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो डेवलप कंट्रीज है ना, वो बोल रहे हैं फेज आउट कर लें। फेज आउट का क्या मतलब है कि हम ना अभी इसको खत्म करते हैं, फिर फॉसिल फ्यूल को डायरेक्टली खत्म कर देते हैं यूज करना, सीधा हम क्लीन एनर्जी या जो लेस एनवायरनमेंट जो है मतलब कि एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है, उसको यूज करते हैं, फेज आउट। बट इंडिया इज इन द सपोर्ट ऑफ फेज डाउन। फेज डाउन का क्या मतलब होता है कि स्लोली ग्रेजुअली हम धीरे धीरे इसका यूज करना मिनिमाइज करें। तो जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म इसी के संदर्भ में आप समझ सकते हो। और ये COP27 उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड 28 से ये ऑपरेशनलाइज्ड हो गया। अब ये है क्या, इसका एम है टू सपोर्ट वर्कर्स एंड कम्युनिटीज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल सेक्टर्स टू रिन्यूएबल
लाइवलीहुड। समझ गए बेसिक चीज़। फॉसिल फ्यूल से हम क्लीन एनर्जी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जो है डिस्कशन इसी के अराउंड घूमता है, एंड सोल्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन यही है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो बोलती है हम फेज आउट करते हैं, और इंडिया बोलती है, या इंडिया जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ बोलती है कि हम फेज आउट पे फोकस करते हैं, कि धीरे धीरे ग्रेजुअली हम छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी जो नीड्स हैं वो अभी फॉसिल फ्यूल से ही प्राप्त हो रही है, एंड इंडिया अभी ग्रो कर रही है। मतलब वो डेवलप्ड कंट्रीज की तरह इस तरह से हमने ग्रो नहीं कर लिया है, मतलब हम डेवलप्ड तभी तो कैटेगरी में आएंगे ना, डेवलपिंग ही है अभी। सो इंडिया urges COP to adopt the just transition mechanism so that the global shift from fossil fuels to clean energy is equitable, adequately financed and aligned with each nation's development stage। जैसे कि डेवलप्ड है, कोई डेवलपिंग है, जैसे इंडिया डेवलपिंग है। अब इंडिया जो है ना वो मतलब कि सोर्स जो है जो डेवलप्ड कंट्रीज यूज़ कर रही है मोस्टली, वो नहीं कर सकता है अभी, उसके पास उतनी अर्थव्यवस्था उस मतलब सॉरी अर्थ हमारे पास नहीं है, ठीक है। हमारी जो ट्रांजिशन है वो अभी नहीं हुई है, अभी उसमें टाइम लगेगा, हम धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। एंड कैपेसिटी, सो 4-5 पॉइंट्स हैं। इक्विटेबल होना चाहिए जो ट्रांजिशन हम फॉसिल फ्यूल से रेनेबल्स की तरफ बढ़ेंगे। एडिक्वेटली फाइनेंस होना चाहिए, हम फाइनेंस की मांग कर रहे हैं, उस हिसाब से डेवलपिंग कंट्रीज को मिलता नहीं है। अलाइंड विद ईच नेशंस डेवलपमेंट, हर नेशन के जो डेवलपमेंट स्टेज है उसको अलाइन करते हुए आपको फेज आउट करना चाहिए। एंड देन वी हैव कैपेसिटीज को भी देखना चाहिए। कंटेक्स्ट क्या है, मतलब करेंट सेंट्रल थीम समझ आ गया कि कॉप निगोशिएशंस रिमेन डिवाइडेड ओवर रेफरेंसेस टू फॉसिल फ्यूल फेज आउट and responsibilities of developed and developing countries, ठीक है। So India emphasizes that the adaptation finance is currently an optional component। Just give me a minute। ओके, सो आई हैव क्लैरिफाइड, इसमें समझ आ गया होगा। आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा नहीं लगता है मुझे, आप लोग सुन रहे हो और मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ सही से, मतलब कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। पर यही कहूँगा कि समटाइम्स आपके लाइफ में ऐसे होते हैं। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट डे से जितनी जल्दी हो, अर्ली हो, इसको रिकॉर्ड कर लूँ। बट आई हैव सेड यू कि मेरे फिजियोथेरेपी सेशंस होते हैं इसकी वजह से, जो कि आज अर्ली मॉर्निंग ही था, और अभी रेस्ट करने को बोला, मुझे लगा इसको कंप्लीट ही कर लेता। इंडिया वही है, ये सारी चीज़ें बेसिक हमने देख लिया कि जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम क्या है, ऑपरेशनलाइज कब से होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख ली। फेज डाउन फेज आउट क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। देन वी हैव IEA, इसके रिगार्डिंग है। पहले IEA क्या है इसकी बेसिक्स देख लेते हैं कि 1957 में इसको फाउंड किया गया था, वियना इसका हेडक्वार्टर है। मैंडेट क्या है, प्रमोट करना पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसकी पीसफुल यूज हो पाए उसको इंश्योर करना। नॉन प्रोलिफरेशन के तरफ हम आगे बढ़े। एंड कॉन्टैक्ट इंस्पेक्शंस भी ये देखती है। फाइन, तो वाई इन न्यूज़, ये न्यूज़ में है क्यों, तो इसका मेन पर्पस है, जो मेन रीज़न है वो है IEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पास्ड ए रिजोल्यूशन डिमांडिंग फुल ईरानियन कॉपरेशन, ठीक है। कॉपरेशन चाहती है ईरान से। आपको पता है ईरान के 3 साइट्स पे हमला हुआ था, और ईरान के ऊपर लगातार आरोप लगता रहा है कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट करता है सो दैट न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर पाए अपने लिए। तो उसी बेसिस पे ईरान जो है हमेशा न्यूज़ में रहता है। एंड एक मैकेनिज्म है JCPOA प्लस, इसके बारे में पता होगा आपको। ये अब ऑपरेशनल नहीं है, ये इसको मतलब ये जो ईरान के ऊपर जो कुछ रेस्ट्रिक्शंस इसके बेसिस पे हटाए गए थे, ईरान भी माना था कि उसे जो है वो इंस्पेक्शन IEA के थ्रू करने देगा। बट जब से ये 3 अटैक्स हुए हैं, 3 जो साइट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय किया गया, तो तब से ईरान ने मना कर दिया, ठीक है। सो IEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पास्ड रिजोल्यूशन डिमांडिंग full Iranian cooperation, access to undeclared suspected nuclear sites, and clarification on
अनएक्सप्लेन्ड यूरेनियम ट्रेसेस, ये 3 चीज़ों पे क्लैरिफिकेशन ईरान से मांगा, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर से IAEA का। आपको बेसिक समझ आ गया होगा प्रीलिम्स के लिए। बस मुझे इसमें कहना है कि ये दबाव डाल रहे हैं, ईरान ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है, मैं कोई जवाब नहीं दे रहा। फाइन, चलते हैं नेक्स्ट 2 आर्टिकल्स पे। ये मेंस इनरिचमेंट आर्टिकल है। पहला की कास्ट आइडेंटिटी इन्फ्लुएंस हाउ टीचर्स जजेस स्टूडेंट्स इन द पब्लिक स्कूल। द थिंग इज, जो IIM बेंगलोर है उसकी स्टडी में ये पता चला कि बिहार में पब्लिक स्कूल्स के जो टीचर हैं, आप बच्चों के कास्ट के बेसिस पे उसे जज करते हैं। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो एथिक्स में, ठीक है, इस पार्टिकुलर आर्टिकल को, ठीक है। मतलब कि इस रिसर्च को हम मान सकते हैं ना, कि उन्होंने सोच समझ के किया होगा, एंड ऐसा देखने को मिलता भी है। एंड सेकेंड जो है, ओवर 50% केसेस इन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ना एमिड स्टाफ शॉर्टेजेस, मतलब कि 50% जो केसेस हैं पेंडिंग है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स में, जो कि बनी थी जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 में। हमें बस एक डेटा लेना है, इसको अपने पास रख लेना है कि बच्चों के लिए GS2 में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सोशल जस्टिस में, कि 50% केसेस पेंडिंग है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ठीक है, क्योंकि स्टाफ नहीं है, स्टाफ शॉर्टेजेस हैं, जिसे जल्दी देखना चाहिए। और ये बयान दिया है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज मदन लोक्यूर ने, ठीक है। सो यही है आज का, मतलब आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, बट द थिंग इज़ कि थोड़ा सा इश्यूज तो था, लेकिन इन चीज़ों को कल हम एड्रेस कर लेंगे। बाय, टेक केयर। एंड होमवर्क जो है ना 5 PM पे मैं अलाउ कर दूंगा, आप लोग सबमिट कर देना। एंड प्लीज़ इसको बंद मत करना, इट्स माय रिक्वेस्ट। और मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा बाय संडे। अगर फिजियोथेरेपी सेशन वर्क करती है तो कल ही बना दूंगा, अगर नहीं करेगी तो संडे को एक प्रॉपर वीडियो आएगा जिसमें प्रैक्टिस सारे टॉपिक्स को करवाऊंगा जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, और वैल्यू एडिशन भी करूँगा। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर।